आप सभी का मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। कांकेर से आ रही बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो चुके हैं। सर्चिंग के दौरान जो मुठभेड़ हो रही थी 3 नक्सली उसमें मार गिराए गए। नक्सलियों के हथियार भी जब्त कर लिए गए। एसएसबी के जवानों से एनकाउंटर हुआ था, मुठभेड़ हुई थी। रावघाट के कोसरोंडा में सर्चिंग चल रही थी। कांकेर एसपी एमआर आहिरे ने इसकी पुष्टि कर दी है। कांकेर के ताड़ों के थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसरोंडा एसएसबी कैंप से तब सुरक्षा बल बाहर अभियान के निकले थे। उस दौरान नक्सली और सुरक्षा बल के बीच में एक मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान 3 माओवादी की डेड बॉडी, उसमें एक महिला माओवादी भी है। सभी तीनों माओवादी वर्दीधारी कैडर्स थे। उनका डेड बॉडी, साथ में एक SLR, एक X95, एक 12 बोर, इस प्रकार का 3 हथियार भी बरामद किए गए थे। आसपास इलाके का भी एसएसबी, DRG एवं जिला पुलिस बल द्वारा भी सर्चिंग जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पहुंच गए थे। और आपको बता दें कांकेर मुठभेड़ पर डीजीपी ने बड़ा बयान दिया। डीजीपी DM अवस्थी ने कहा कि 3 हार्डकोर नक्सली मारे गए। एसएसबी के नेतृत्व में यह सफल हुआ ऑपरेशन। आने वाले समय में और तेज ऑपरेशन किया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ अपनी रणनीति पर पुलिस काम कर रही है। डीजीपी DM अवस्थी कांकेर भी जाएंगे। नक्सली अटैक हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए खुद डीजीपी DM अवस्थी हैं। सर, जो अटैक हुआ है उसको किस तरह से देख रहे हैं और कितना अभी कैजुअलिटीज हुई है नक्सलियों की? देखिए, नक्सलियों का अटैक नहीं है। हमारी एक सीमा SSB की टीम है जो कि रावघाट रेलवे लाइन की जो डल रही है उसकी सुरक्षा के लिए तैनात है। और उन्होंने आज की रेगुलर पेट्रोल में जब वो जा रहे थे तो माओवादियों की तरफ से एक गोली उनके ऊपर चलाई गई। एक आदमी हमारा घायल हुआ है। उसके बाद SSB ने बहुत ही कुशलता से और बड़ी आक्रामकता से एक जिसे कहते हैं फील्ड क्राफ्ट का अच्छा परिचय देते हुए 3 माओवादियों पर जोरदार जवाबी हमला किया, जिसके फलस्वरूप 3 काडर के लोग मारे गए हैं, जिन्हें यूनिफॉर्म में शव मिले हैं। एक इंसास राइफल है, एक X95 है, अच्छे वेपन भी मिले हैं। मैं SSB के अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष इस उपलब्धि के लिए बहुत सराहना करता हूँ। कुछ और भी कैजुअलिटीज वहां पर कुछ हैं कि अभी भी मुठभेड़ हो रही है या मुठभेड़ खत्म हो चुकी है? मुठभेड़ समाप्त हो गई है। मौके पर IG और DIG को मैंने भेजा है। वहां से और जो कुछ डिटेल होगा तो फिर आगे बताएंगे। तो क्या लगता है कुछ और भी इस तरह की जो है आक्रामक तेवर आप लोग इख्तियार करेंगे? ये एक अच्छा रियल एनकाउंटर है और इसको जिसे चांस एनकाउंटर कहते हैं कि जब पेट्रोल पे जा रहे हैं और रूटीन में जा रहे हैं, अगर वो सजग नहीं होते हो सकता है कि उन पर उनको भी नुकसान हो सकता था। लेकिन SSB ने बेहद अच्छा काम किया है और मैं उनकी बेहद सराहना करता हूं। मैं स्वयं वहां जाऊंगा और उनकी टीम से मिलूंगा। तो क्या लगता है आने वाले समय इसी तरह से और भी मुंहतोड़ जवाब नक्सलियों को मिलने वाले? पिछले 4 साल से यही कार्रवाई जारी है और यदि सुरक्षा बलों पर माओवादी हमला करते हैं तो निश्चित रूप से सुरक्षा बल भी आक्रामक कार्रवाई जवाब में तो करेंगे ही। तो ये माना जाए कि अब आने वाले समय में जो है और भी आक्रामक होगा, उनकी मान में घुस के जो है नक्सलियों को मारा जाएगा। देखिए, ये सब बातें करना इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि हम लोग उस इलाके में शांति चाहती है सरकार। राज्य शासन ने बहुत उपाय किए हैं। कई जगहों पर विकास के कार्य खोले हैं, रोजगार के अवसर मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। इसके बावजूद यदि सुरक्षा बलों के ऊपर हमले होंगे या हथियार उठाए जाएंगे तो मुंहतोड़ जवाब तो देना ही होगा। ये डीजीपी DM अवस्थी जो बता रहे थे, अब जो है मुंहतोड़ जवाब नक्सलियों को दिया जाएगा। कर्मचारी रोहित श्रीवास्तव के साथ सूरज रायपुर। अगली खबर सुकमा से आ रही, जहां पर नक्सलियों ने सड़क को जाम कर दिया। बड़े सेट्टी जाने वाले मार्ग को जाम कर दिया गया। नक्सलियों ने कई जगह सड़क को खोद डाला है। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। कई जगह नक्सलियों ने पेड़ काट डाले। 2 दिनों तक सड़क और पेड़ काटने का काम किया गया। कल अस्पताल भवन को भी ध्वस्त किया था। इलाके में आवागमन पूरी तरह से ठप हो चुका है। पेड़ को काट डाला, सड़क को खोद डाला। अस्पताल का जो भवन था उसमें भी नुकसान पहुंचाया गया नक्सलियों के द्वारा।
कल माओवादियों ने बड़े सेट्टी गांव में एक अस्पताल भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस वक्त में ये बड़े सेट्टी मार्ग है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है माओवादियों ने रास्ता जाम करने के लिए जो है जगह जगह पेड़ काट रखे हैं, बड़े बड़े पेड़ काट रखे हैं। 21 किलोमीटर में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जगह जो है नक्सलियों ने पेड़ काट दिए हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, ताकि जो है फोर्स गांव तक ना पहुंच पाए। और गांव में जो है जो अस्पताल भवन है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। जैसा वह ग्रामीणों ने जो बताया है कि वहां से हमेशा जो है आरोप लगते आए हैं कि अस्पताल भवन में जो है सीआरपीएफ कैंप को बैठाने की जो है कवायद चल रही थी। इसको लेकर जो है माओवादी नाराज थे और जो है अस्पताल भवन को क्षतिग्रस्त कर दिया है। सतीश चांडक, न्यूज 18, बड़सेट्टी। केरल और तमिलनाडु के दौरे के बाद लौटने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि धान उत्पादक किसानों को मार्च से पहले चौथी किस्त की राशि जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना पर मंगलवार को पीएम मोदी के साथ होने वाली बैठक में इस मसले पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। राज्य में बढ़ते अपराध पर उन्होंने कहा कि क्राइम की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जहाँ तक के शासन की बात है, 4 किस्त में देने का फैसला लिया, जिसमें 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और उसके बाद मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी कि इसे वित्तीय वर्ष के पहले ही इसी वित्तीय वर्ष में चौथी किस्त दे दी जाएगी, मतलब मार्च के पहले। जो लोग वापस आए हैं अब उसमें से कुछ लोग जाना चाह रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो जहां बेहतर अवसर है वहां जा रहे हैं, लेकिन यदि किसी को बंधक बना के लिया जा रहा है तो उसमें फिर कार्रवाई भी हो रही है। तो इस प्रकार की कोई समीक्षा के दौरान कोई बात आई होगी तो गृह मंत्री जी उसे देखे होंगे, तो पूरी जानकारी दी जाएगी छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है उसके बारे में। और जब ये कोरोना की जो वैक्सीन आएगा तो उसमें उसकी तैयारी के संदर्भ में भी चर्चा होगी कि हमारे छत्तीसगढ़ हमारी जो तैयारी है, जो भारत सरकार के गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम पूरे तरह से तैयार हैं। कल मेरी बात हुई है और हमने कहा कि भाई उसके जो गाइडलाइन है उसके हम लोग पूरी तरह तैयार हैं और बल्कि समय समय पर हमको जानकारी दे दें और हमको जल्दी उपलब्ध करा दें ताकि छत्तीसगढ़ में भी इसका लाभ उठा सकें। यदि अपराध की बात कहें तो देखिए, आप तुलनात्मक निकाल के देख लीजिए, 2005 से लेकर 4 से लेकर 2018 तक के मैं नहीं समझता कि कोई आंकड़े बढ़े हैं। हमारे पास सारे टेबल हैं, चाहे वो हत्या के हों, चाहे वो बलात्कार के हों, चाहे वो अपहरण के हों, चाहे और जितने भी प्रकार के अपराध है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तुलनात्मक रूप से देखें तो घटनाएं तो होती है, इसमें तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कहा जाए कि पूर्ववर्ती सरकार में कम था और हमारे यहाँ अभी ज्यादा हुआ, कतई ये बात नहीं है, क्योंकि लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे गृह मंत्री करें, चाहे डीजी करें, चाहे हम लोग करें, चाहे एसीएस होम करें, हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। इसके वजह से सारी चीज नियंत्रण में है। और कोरोना को लेकर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक कल होने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल भी बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी और सीएम भूपेश बघेल के बीच कोरोना संकट की स्थिति और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी 2 चरणों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। पहले चरण में कोरोना से ज्यादा प्रभावित वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की जाएगी। इस दौरान कोरोना वैक्सीन पर भी चर्चा हो सकती है। बिलासपुर से बड़ी खबर, झीरम घाटी हत्याकांड मामले में कवासी कोसा और हिड़मा की याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है। जमानत याचिका थी जो खारिज कर दी गई। एनआईए कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद कवासी कोसा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और यहां भी उसे निराशा हाथ लगी है। कवासी कोसा और हिड़मा की याचिका हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी है। जमानत के लिए ये लोग याचिका इन लोगों ने लगाया था। कवासी कोसा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और अब एक बड़ा झटका लगा इन दोनों को। बिलासपुर से बड़ी खबर है, झीरम घाटी कांड, ये पूरा मामला आपको बता दें, और ये लोग आरोपी हैं।
और ऐसे में इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बालोद में अपने विधानसभा क्षेत्र के वनांचल गांवों का दौरा किया। अनिला भेड़िया ने ग्राम कारूटो में धान खरीदी केंद्र का भूमि पूजन किया। इसके बाद ग्राम ठेमा पहुंचकर दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही अनिला भेड़िया पिच्चेटोला, बमहनी, कोपेडेरा और कोट गांव में स्कूल भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शरीक हुई। इस दौरान मंत्री ने लोगों की समस्याओं को सुना और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित जीवन रेखा अस्पताल में मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। हमको अगर हमसे इलाज नहीं होता तो हम कहीं दूसरी जगह गरीब हॉस्पिटल लेके जाते, चाहे अपने घर में ले जाके इलाज करते, हम अपने पास में रखते, जैसे भी करते। लेकिन ये लोग लूट रहे हैं सर। नाम करो कोविड के नाम से कोई भी पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं। जैसे हम लेके आते हैं, हमको ये प्रॉब्लम है, तुरंत एडमिट करते हैं। ये लोग पैसे के नाम पे लूट रहे हैं सर, जितना जानता हूँ। ये लोग मेरे पापा को गुमराह कर करके मार दिए सर। ये आज किसी का पेशेंट की डेथ होना बताया है और 3-4 दिन पहले भी किसी का डेथ होना बताया गया था और 3-4 लोग ऐसे आए हैं जो बोल रहे हैं हमसे अनड्यू चार्ज किया गया है हॉस्पिटल द्वारा। उसी के संबंध में ये लोग हंगामा कर रहे हैं। बिलासपुर से खबर, जहां पर NSUI और अप्रेंटिस छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला। SECL के सामने प्रदर्शन किया गया। अप्रेंटिस छात्रों को नियमित करने की मांग को लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। SECL के सामने देखिए भारी संख्या में NSUI के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया। और खबर रायपुर से, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी का नाम हिमांशु गुप्ता है। 2 अन्य आरोपियों की फिलहाल तलाश जारी है। गुड़ियारी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। नाबालिग से 3 लोगों ने गैंगरेप किया था और पीड़िता के भाई के दोस्तों ने गैंगरेप किया, यह आरोप है। 2 लोगों की तलाश जारी है और एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेमित्रा में दबंगों ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। पूरा परिवार पिछले 6 महीने से लगातार इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। गांव से महज 5 किलोमीटर दूर तहसील मुख्यालय है, लेकिन आज तक किसी ने पीड़ित परिवार का सुध नहीं लिया। यह पूरा मामला जिले के नवागढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत भैंसा मुंडा का है, जहां देव प्रसाद जोशी अपने परिवार के साथ रहता है और पूरे विवाद का जड़ जमीन है। जशपुर के बागीचा विकासखंड के पठारी क्षेत्रों में उत्पादन होने वाले बेड़े अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूम मचा रही हैं। यहां उत्पादन होने वाले बेड़े का उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए शुगर फ्री चावल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग दवाइयां बनाने में भी होता है। शुगर फ्री चावल होने की वजह से इसकी मांग अब विदेशों में बड़े पैमाने पर हो रही है। इसके कारण अब लगातार इसकी मांग भी इजाफा हो ही रहा है। दाम बढ़ने की वजह से पठारी क्षेत्रों में कुछ सालों में बेड़े की पैदावार में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। कोरोना की वजह से प्रदेश भर के जेलों से रिहा किए गए कैदियों की जेलों में वापसी की तैयारी की जा रही है। कैदियों की 30 नवंबर तक वापसी होनी है। जेल प्रशासन ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश भर से 20,139 विचाराधीन कैदियों की रिहाई हुई थी। हाईकोर्ट ने कैदियों की सशर्त रिहाई का आदेश जारी किया था। राजधानी रायपुर में
OLX पर कार बेचने के नाम पर 1,20,000 रुपए की ठगी का वाकया सामने आया। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले अश्वनी पांडे ने OLX पर सेकेंड हैंड कार पसंद किया और कार मालिक से फोन पर बात की तो कार मालिक ने खुद को हैदराबाद में होना बताकर ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कही। अश्वनी ने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसे कार की डिलीवरी नहीं मिली। अश्वनी ने इसकी शिकायत राजेंद्र नगर थाने में की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो यह खबर खासतौर से आप लोगों को सतर्क करने के लिए है। ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि आपको नुकसान हो जाए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मास्क बांटे। अब्बास नगर में उन्होंने मास्क बांटा, बच्चों और बड़ों को जागरूक किया, मास्क लगाकर कोरोना से बचने की बात कही और कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं है आप मास्क को ही वैक्सीन समझें। अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और इसी सोच के साथ उन्होंने देखिए किस तरीके से अब्बास नगर में, भोपाल के अब्बास नगर में मास्क बांटे और लोगों का हाल चाल भी पूछा। जबलपुर हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ से दायर की गई है। इस याचिका में यह मुद्दा उठाया गया है कि केंद्र सरकार ने साल 2016 में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को लागू किया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश में साल 2018 में ऐसे विकलांग बच्चों को दी जाने वाली पेंशन की राशि 600 रुपए निर्धारित कर दी गई। और याचिकाकर्ता ने ये सवाल उठाए हैं कि अगर कोई बच्चा जन्मजात ही विकलांग है तो आखिर उसे 6 साल बाद पेंशन का प्रावधान क्यों नहीं किया गया। वहीं दिल्ली सरकार ऐसे बच्चों को 2,500 रुपए प्रतिमाह पेंशन देती है, तो हमारे यहां 600 यानी 20 रुपए प्रतिदिन देने से उनका गुजारा कैसे होगा, ये सरकार बताए। आज नोटिस जारी किए गए हैं डिवीजन बेंच ऑफ द इंदौर हाई कोर्ट में। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में पॉइंट ये इशू होता है कि लगभग सिर्फ भारतवर्ष में हर साल 30,000 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जो दिव्यांग बच्चे पैदा होते हैं। 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी वाले जो हैं उनके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम लेके आई, लेकिन वो स्कीम जो इंट्रोड्यूस की गई 2018 में, उस स्कीम में जो पर मंथ दिया जा रहा है पेंशन वो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये महीना है। 600 रुपये महीना आज की तारीख में एक दिव्यांग बच्चे के लिए मेरे हिसाब से पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। खबर उज्जैन से, जहां जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम गुंडों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी के तहत शिव शक्ति नगर में एक गुंडे के 3 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। जितेंद्र बुंदेला के मकान पर नगर निगम की टीम JCB लेकर पहुंची और मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक अपराधों को रोकने के लिए गुंडों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। इस बदमाश के खिलाफ अलग अलग थानों में 44 मामले दर्ज हैं। पुलिस अभी और अपराधियों की लिस्ट भी तैयार कर रही है। ये कालू और छिंगू, जिनके ऊपर 10-10 अपराध हैं, जिसमें हत्या है, हत्या का प्रयास है, गांजा तस्करी है, अवैध शराब है, कई गंभीर मामले हैं। और इनका पिता जीतू बुंदेला, जो कि एक हिस्ट्री शीटर है, जिसके विरुद्ध 44 अपराध पंजीबद्ध थे, आज इनका अवैध मकान नगर निगम टीम द्वारा ध्वस्त किया गया है। कैसे और कितने गुंडे मैडम जो इनसे कार्रवाई होना? बिल्कुल, एक हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं और इस प्रक्रिया के दौरान और भी जो लोग हैं उनके ऊपर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। और आपको दिखाते हैं एक अहम खबर। अमित शाह इस वक्त कोविड सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ।
आप ये फ्लैश हटाओ तो हटाओ या कुछ करो काम करो यार। ऐसे हमारे से है तो मैं तो पीछे था, ये लोग अंदर जाओ। मेरा मानव है इनको का फाउंडर हूं। ये सवाल पे ये सोल्यूशन है, हमने ऐसे डिज़ाइन करा है कि पूरा कोविड पैंडेमिक का फेस बदल देगा। 499 रुपये का RT-PCR गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, यही फैसिलिटी 3000 टेस्ट दिन के कर सकती है और 6 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट विदिन 6 आवर्स मिलेगी। एंड ऑल ऑफ दिस इज मेड इन इंडिया। उसका आज आप रिजल्ट देखिए, हमने जितनी 10 साल की लर्निंग्स है हमारे पास 3 RT-PCR और बाकी रोक दीजिए 3000 टेस्ट निकाल सकते हैं सर। 3 आवश्यक और इसके सर 96 जो इसका RT-PCR किट है वो भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, तभी हम ये प्राइसिंग ये रूम है इसमें पूरा RT-PCR किट जो है कंटामिनेशन रोकने के सब एक्सेस से यहाँ से मटेरियल यहाँ पूरा प्रिवेंशन कंट्रोल हो गया नहीं। प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती, इसे एक बार फिर साबित किया है भोपाल के झुग्गी बस्ती के अनमोल अहिरवार ने। अनमोल को IIT कानपुर में एडमिशन मिला है। आपको बता दें कि अनमोल के माता पिता चाय और पान की गुमटी चलाते हैं, लेकिन अनमोल का कहना है कि माता पिता के संघर्षों ने ही उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अनमोल की मदद उनके स्कूल ने भी की। स्कूल ने अनमोल की कोचिंग की व्यवस्था की और अनमोल ने भी अपने सबके प्रयास का मोल रखकर बाजी मार ली। जिंदगी में कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आड़े नहीं आती और सारी मुश्किलें आसान होती चली जाती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है अनमोल अहिरवार ने, जो कि MP नगर के झुग्गी बस्ती में रहते हैं। और ये एक छोटा सा कमरा है 2 बाई 2 का, जहाँ पर आप देखिए कि अनमोल के पिता चाय की दुकान चलाते हैं और अनमोल की माँ जो पान की दुकान है इसी घर के अंदर चलाती हैं। और इन मुश्किल हालातों में भी अनमोल IIT में सिलेक्ट हो गए हैं। उनकी ऑनलाइन क्लासेस जो है जारी हैं। और ये देखिए ये छोटा सा कमरा है जहाँ पर लाइट भी बहुत कम है और इसी कमरे में अनमोल ना सिर्फ 12वीं की पढ़ाई करी, उसके बाद IIT में यहीं से तैयारी की और अब IIT में सिलेक्ट हो चुके हैं और यहीं से उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ अनमोल, उन्हें जाने कि अनमोल कितने मुश्किल हालात रहे हैं और उसके बाद आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। मैम कंटिन्यूस एफर्ट रहा है मेरा, 3 साल से मैं मेहनत कर रहा था और मैम फिर पहुंचा हूँ। मैम 12th में तो मतलब मेरा हुआ था लेकिन कम आया था परसेंट मैम, तो मैम क्वालिफाई नहीं कर पाया मैं एडवांस, क्योंकि एडवांस के लिए मेंस तो हो गया था। स्कूल में भी बढ़िया परफॉर्मेंस था मेरा, तो फिर उसके लिए 1 साल का ड्रॉप लिया। तो मैम प्राइवेट कोचिंग करी मैंने, तो मैम स्कूल वाले का थोड़ा सपोर्ट था क्योंकि एक्सीलेंस से पढ़ा हुआ था 12th में। तो कोचिंग वाले ने देखी कंडीशन देखी, कोचिंग वाले सर ने फीस भी उन्होंने कम ली, तो मैम सपोर्ट था उनका। तो स्कूल से ही सारी मदद मिली आपको? फीस उन्होंने ही भरी? नहीं, फीस तो नहीं भरी, लेकिन उनका सपोर्ट था, क्योंकि अगर एक्सीलेंस से नहीं पढ़ा होता मैं तो फीस कम नहीं हुई होती शायद से मेरी कोचिंग्स वगैरह में। आपको पता है IIT क्या है और आगे आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदलने वाली है बेटे की मेहनत से? इसके बारे में तो मेरा कुछ भी नहीं मालूम है। आपको पता था कि आपका बेटा तैयारी कर रहा है? हाँ, ये मालूम है कि पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन ये नहीं जानते थे IIT क्या है, इसमें चला गया है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन सब लोग हाँ क्या हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं। खुश हैं, अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। हाँ बहुत खुश हैं हम। उसकी मेहनत रंग लाई संग आप लोगों की? हाँ उसकी मेहनत रंग लाई। की मेहनत है जो आप यहाँ पर हम 10 से 12 घंटे तक काम करते रहते हैं। घर ही में तो है, निकलते हैं सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक लगे रहते हैं। अनमोल के माता पिता हैं जो कि चाय की दुकान और पान की दुकान दोनों साथ चलाते हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी बदल सके। और अब अनमोल IIT में चयनित हो चुके हैं, उनकी क्लासेस भी चल रही है और अब अनमोल का सपना है कि जिस तरह से उनके माता पिता ने उनकी ज़िंदगी बदलने के लिए, उनको बेहतर मुकाम पर पहुँचाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत की है, उसी तरह से अब अनमोल जो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं और अपने माता पिता को बेहतर ज़िंदगी देना चाहते हैं। कैमरामैन उबैद के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।